नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का 21 अगस्त के करंट अफेयर्स में स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की एक सूचना के साथ कि यदि आप एमपीपीएससी को लेकर के टारगेटेड हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी में चल रहा है एक मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपके प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज प्लस आपको इसमें पूरा प्रॉपर एक गाइडेंस मिलता है, जिसमें आपकी कॉपियाँ भी चेक की जाती हैं। साथ में इन सारी चीज़ों के साथ मिल रहा है आपको एग्ज़ाम गुरुजी के मेंस का जो पूरा नोट्स है, बंडल प्रिंटेड नोट्स एग्ज़ाम गुरुजी के आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी आपको मेंस के नोट्स प्रिंटेड प्लस आपको एक पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम अगले मुख्य परीक्षा तक 2025 के। ज़्यादा जानकारी नीचे दिए गए नंबर पे आपको मिल सकती है, आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन हमेशा की शुरुआत हमेशा के एक विचारों के साथ, और आज का विचार है कि जो नफस अम्बालवी हैं उनका एक शेर है, हमें दुनिया फ़कत कागज़ों का एक टुकड़ा समझती है, पतंगों में अगर ढल जाएं हम तो आसमां छू लें। यानी अपने आप को इतना हल्का कर लीजिए और जो एक बहाव है उसके साथ हो जाइए और अपना जो नियंत्रण है उसको एक नियंत्रण में रखिए। इन सारी चीज़ों का समावेश कर लें तो हम आसमान को भी छू सकते हैं एक पतंग की तरह। सही दिशा हो, स्वयं में नियंत्रण हो, अपने आप को एक हल्का कर लें, यानी हम ज्ञान शून्य मान लें, हम अपने अंदर के अहम को ख़त्म कर लें और वायु के एक सही दिशा के साथ यदि हम आगे बढ़े तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो निम्न में से किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एम्फिल आया है? तो एम्फिल जो आया हुआ है वो जापान में आया हुआ है। देखिए, हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो तूफ़ान होते हैं, साइक्लोन होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो जापान में जो है एक शक्तिशाली तूफ़ान आया हुआ है एम्फिल, और इसके कारण काफ़ी सारी इमरजेंसीज भी लगी हैं। और जो वहाँ का मौसम विज्ञान है उसने इसको काफ़ी शक्तिशाली श्रेणी पे रखा हुआ है। और देखिए, यूएस में जो हमारा ज़्यादातर हम लोग के प्रश्न आते हैं, शक्तिशाली तूफान जो भी आते हैं जिनके कारण काफ़ी नुकसान होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो जो अमेरिकी महाद्वीप होता है वहाँ पे जो ये चक्रवात होते हैं उनको हरिकेन कहा जाता है, जापान में इसको टाइफून कहा जाता है, लेकिन इसका जो नाम रखा गया है वो एम्फिल रखा गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और केंद्र सरकार की तरफ से अभी क्या है, एक दिव्य कला मेला लगाया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हमारे बगल के राज्य में रायपुर में, छत्तीसगढ़ में किया गया है। दिव्य कला मेला, इसको ध्यान में रखना है, दिव्यांगों से जुड़ा हुआ एक मेला है और जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उसके अंतर्गत ये मेला लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में लगा है, रायपुर की राजधानी में। और सरकार के कई प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे एक हुनर हाट प्रोग्राम चलता है तो उसमें हाट मेला लगता है। ठीक इसी प्रकार से कई मेले लगाए जा रहे हैं। इसमें विशेषकर जो दिव्यांग कलाकार हैं या कारीगर हैं उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको सेल करने के लिए सरकार के द्वारा एक तरह से आप ये कहिए कि एक मार्केट प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि सरकार प्रयास कर रही है कि हर स्तर पर हम लोगों को क्या करें, सुविधाएं प्रदान करें। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट होता है कि ठीक है, कुटीर उद्योग डेवलप कर लिए, लेकिन उसके लिए मार्केट कहाँ से लेके आएंगे? तो सरकार उसके लिए एक मार्केट भी डेवलप कर रही है, ताकि जो प्रोडक्ट्स वो बनाएं उसको बेचें, एक उचित दाम पाएंगे तो इससे उनका क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा और रोजगार का भी सृजन होगा। अभी इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अभी क्या हुआ। हाल ही में कृषि मंत्रालय के द्वारा एक कृषि निर्णय सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया गया। प्रश्न महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किसके द्वारा किया गया है, हालांकि किया भागीरथ चौधरी के द्वारा गया है, जो कि कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार में आते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि ये जो पहल शुरू की गई है इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इसको ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, वेब पोर्टल है, तो ये उन्हीं के लिए डेवलप किया गया है। तो इसमें क्या है कि एक तरह से सरकार ये कोशिश कर रही है कि एक किसानों की जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, जो जीआईएस प्रणाली के थ्रू, यानी जो भी एक तरह से आप ये उनको बोले मौसम की जानकारी हो, जलाशय का भंडारण हो, भूजल स्तर, मृदा के स्वास्थ्य की, सब कुछ उनको जो कुछ मिले, जो भी उनको एक किसान को एक बेसिक आवश्यकता होती है अपनी खेती को क्या करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती सब कुछ उनको एक जगह मिल जाए और क्या मिले, वो लाइव डाटा मिले, यानी सही और वास्तविक जानकारी मिले। तो इन सारी जानकारियों के लिए एक सही और आसान पहुंच बनाने के लिए कि मौसम का क्या हाल रहेगा, क्या क्या चीज़ें प्रभावित होंगी, आप पराली नहीं जलाएं क्योंकि अभी आंधी तूफान आ सकता है, अभी आपको खेती करना प्रारंभ करना चाहिए कि पानी कब तक गिरेगा, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके रखो। तो इन सारी चीज़ों की उस पर एक जानकारी मिले, सभी प्रकार की जानकारियाँ एक ही जगह मिले, ये एक प्रकार का कृषि निर्णय सहायता प्रणाली सरकार के द्वारा विकसित की गई है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसमें आपको ईमेल से, मैसेज के माध्यम से तामील कराई जाएगी। ठीक है, तामील ये होता है एक तरह से जो मुंशी होते हैं वो आते हैं और आपको जो भी एक तरह से क्या कहते हैं समन वगैरह जारी होता है,
आपका जो कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसकी जाकर के तामील करते हैं, यानी उसको जाके वेरीफाइड करते हैं। कई बार क्या होता था कि समन भेजे जाते थे, लोग लेते नहीं थे, तो एक समस्या ये थी। लेकिन यहाँ पर भी जो ये चालू किया गया है, ये भारत का पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सील लगी हुई समन जो है लोगों के घरों में किसके माध्यम से पहुँचेगी, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुँचेगी। तो सरकार का इसमें देखिए कई फ़ायदा। एक तो जो अभी पुलिसिंग होती है हमारी, बहुत सारी पुलिस हमारी इन्हीं चीज़ों में लगी रहती है, किस में तामील करवाने में लगी रहती। कई बार लोग मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते, और कई प्रकार की समस्याएं जाती हैं। एक तो मैन पावर वहाँ पे लग गई, दूसरी बार बार का कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की सरकार को एक बचत होगी, और लोगों को जो वारंट वगैरह है वो टाइम से कहाँ पे पहुँच जाएगा, लोगों जिसको भेजना वहाँ तक पहुँच जाएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और बहुत सारा काम सेकंडों में हो जाएगा। तो ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से तामील होगी, और इसमें विशेषकर जो ईमेल, फ़ोन नंबर, अभी जो मैसेजिंग ऐप का उपयोग करते हैं, ये सिर्फ अभी उनके पास पहुँचेगी। इसके अलावा जो नहीं यूज करते हैं उनके लिए भी वही पुरानी व्यवस्था रहेगी, नहीं तो नई व्यवस्था निकाली जाएगी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे की तरफ। मध्य प्रदेश का जो दूसरा करंट अफेयर है वो ये है कि निम्न में से किस जिले में पंडित कुमार गंधर्व समारोह का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो कुमार गंधर्व समारोह का जो आयोजन किया जाता है वो देवास में किया जाता है, क्योंकि वो उनकी कर्मस्थली रही है। और इस बार का जो कुमार गंधर्व समारोह है वो 24 और 25 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। और जब समारोह का आयोजन होगा तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान से भी किसी एक व्यक्तित्व को सम्मानित किया जाएगा। कितनी राशि के साथ? 2.5 लाख रुपए की राशि के साथ। ठीक है, और वो जो व्यक्तित्व है वो इस बार की एक प्रसिद्ध गायिका हैं, विदुषी सुधा रघुरामन। और कुमार गंधर्व प्रोग्राम की एक खासियत ये होती है कि इस प्रोग्राम की शुरुआत भी उसी व्यक्तित्व के द्वारा की जाती है जिसको ये सम्मान दिया जाता है। तो ये सम्मान में उनके माध्यम से, उनके द्वारा शुरुआत करवाई जाती है। तो कार्यक्रम की शुरुआत भी इनके द्वारा होगी। कुमार गंधर्व जो है, इनका पूरा नाम था शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली। इनके जो गुरु थे प्रोफेसर BR देवंधर और अंजनीबाई मालपेकर रही हैं। और इनका ये कबीर जो क्षेत्र है उस पे कबीर के जो दोहे हैं उन पे ज़्यादा इन्होंने गायन किया है, इसलिए इनको संगीत का कबीर भी कहा जाता है। 8 अप्रैल 1924 में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो निधन हुआ था इनकी कर्मस्थली देवास में हुआ था 12 जनवरी को। और जन्म इनका सूलेभावी बेलगांव कर्नाटका में हुआ था। और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी अनूप राग विलास, और इन्होंने कई रागों का सृजन भी किया था, जिनमें से धुन उगम राग थी, अहिमोहिनी थी, मालवती सहेली थी, तोड़ी थी, और अन्य भी रागें थी। और कई महत्वपूर्ण सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से पद्म भूषण रहा है, पद्म विभूषण रहा है, संगीत नाटक अकादमी रहा है, कालिदास सम्मान रहा है। और फिर डाक टिकट भी अभी 2014 में इनके ऊपर जारी की गई थी। पुस्तकें भी लिखी गई हैं, त्रिवेणी गायन, त्रिवेणी एक जगह भी है, कालजयी कुमार गंधर्व, सिंगिंग एम्पिटनेस। और एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है, द लाइफ स्टोरी ऑफ कुमार गंधर्व। और हंस अकेला, हंस अकेला एक इनका एक गीत भी था, उड़ जाएगा हंस अकेला, दर्शन 2 दिन का मेला। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग से जुड़ी हुई है। इसको आप सभी लोग अपनी किताब में जरूर अपडेट कर लेंगे कि इसका जो संचालनालय है या इसका जो मुख्यालय है वो उज्जैन कर दिया गया है। ये आता किस विभाग के अंतर्गत है? सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1981 में इसका गठन किया गया था। गठन करने के बाद इसमें एक नाम जुड़ा हुआ था, अध्यात्म विभाग। तो अध्यात्म विभाग को नाम हटा करके धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग इसका नाम कर दिया गया है 25 जनवरी 2022 को। खबरों में क्यों है? पहला कारण, संचालनालय जो है इसका कहाँ कर दिया गया है? उज्जैन में कर दिया गया। उज्जैन में क्यों किया गया है? क्योंकि चल रही है कुंभ की तैयारी, और लगभग जितने भी कला संस्कृति से जुड़े हुए जगह हैं वो कालिदास एकेडमी हो, सब कुछ कहाँ पे है? उज्जैन में है। और मुख्यमंत्री भी वर्तमान के उज्जैन में ही है। तो और वहाँ पे कोई एक मुख्यालय नहीं था, क्योंकि कई मुख्यालय हैं, जैसे राजस्व मुख्यालय ग्वालियर में है, इंदौर में भी कई विभागों के मुख्यालय हैं, भोपाल तो हमारी राजधानी, तो वहाँ पे बहुत सारे मुख्यालय हैं, जबलपुर में भी हाई कोर्ट है का मुख्यालय जो है जबलपुर में है। तो इसलिए सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया कि कुछ न कुछ उज्जैन को भी मिलना चाहिए। तो धर्मस्व विभाग जो है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कुंभ लगता है, महाकुंभ सिंहस्थ लगता है, वो कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। और कई धार्मिक संस्थान भी वहाँ पर हैं। तो इस वजह से सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसका जो मुख्यालय रखेंगे हम उज्जैन में रखेंगे। तो आपसे आगे आने वाले समय में पूछा जा सकता है। पिछले दिनों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि पन्ना के स्वामी प्राणनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? 2 लोगों ने इसका उत्तर दिया था, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया था, अम्बरीश ने और क्या कहते हैं अंबर ने, और साथ में अर्पित ने। अर्पित ने बाकायदा अच्छा उत्तर दिया था कि छत्रसाल वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पन्ना डायनेस्टी। बहादुर शाह गेव हिम द टाइटल ऑफ छत्रसाल, और छत्रसाल डिफेटेड मोहम्मद खान बैगाज इन बैटल ऑफ मोधा।
तो 3 महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बता दी हैं जो अपने आप में किसके लिए, महाराजा छत्रसाल के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा उत्तर था। साथ ही में जो दूसरा उत्तर भेजा है वो निर्माण महाराजा छत्रसाल के द्वारा कराया गया। स्वामी प्राणनाथ यह महाराजा छत्रसाल के जो गुरु माने जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे इन्होंने हमें दी है कि जो स्वामी प्राणनाथ है ये महाराजा छत्रसाल के गुरु माने जाते हैं, इसलिए इनको कई बार पीएससी में पूछा भी जा चुका, किसी न किसी के गुरु के बारे में पूछ लिया जाता है। संप्रदाय से बात करी जाए तो ये एक अच्छी बात बताई इन्होंने कि ये प्रणामी संप्रदाय के लोगों का एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है और महामती प्राणनाथ जो है प्रणामी धर्म के प्रणेता थे। और विशेषता इन्होंने यहाँ पे बताई है कि मंदिर के गर्भगृह में गुंबद के ठीक नीचे भगवान कृष्ण के मुरली और मुकुट विराजमान है। और ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि वो किसकी देवस्थली है या वहाँ पर किसकी पूजा की जाती है, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे कि कोई मूर्ति की स्थापना नहीं की गई है। यहाँ पे उनकी मुरली और मुकुट विराजमान है क्योंकि प्राणनाथ ने भगवान कृष्ण की सखी भाव से उपासना की थी। बहुत ही सुंदर उत्तर अंबर के द्वारा दिया गया है और ये 5 मार्क में आता है या 7 मार्क में आता है। तो ये मान के चलो आप कि इनने वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं जितने की हमें आवश्यकता होती है। 2 मार्कर की बात करी जाए तो यहाँ पर अर्पित के द्वारा इसका आंसर दिया जा चुका है। हमारा जो प्रश्न पूछने का मोटिव होता है आप लोगों से वो यही होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो, साथ ही साथ हमारे पास अभी प्री के एग्ज़ाम के लिए टाइम है तो हम 3 से 4-5 बातें, आज के उत्तर में आपने बहुत सारी बातें यहाँ पे आपको जानने को मिली। कितने सारे फैक्ट सिर्फ एक प्राणनाथ मंदिर से हमें निकल करके हमारे सामने आ गए। तो यही हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दें ताकि हम सभी लोग एक दूसरे से सीखते हुए बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करें, अपने क्लियर करते चलें। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए आज का प्रश्न आप सभी के लिए, सांची के महास्तूप से संबंधित कथनों में असत्य कथन क्या है वो आप सभी को यहाँ पे बताना है। यानी यहाँ पे बात हो रही है सांची के महास्तूप की, तो आप इसके बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जिनके माध्यम से आप ज़्यादा अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर राइट होगा उसको एग्जाम गुरुजी की तरफ से हार्ट दिया जाएगा और जिसका आंसर बहुत ही अच्छा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पिन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर अंबर के आंसर पिन किए गए। तो आप सभी लोग आंसर देना ज़रूर क्या है भूलना नहीं है। और पीडीएफ इस करंट अफेयर्स की आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी 1 या 2 दिन की नहीं मिल रही होगी क्योंकि राखी की छुट्टियाँ थी। तो जो व्यक्ति बनाता है वो जैसे उपलब्ध होंगे तो पिछली पीडीएफ भी आप सभी को क्या करेंगे, उपलब्ध करा देंगे। हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले करंट अफेयर्स में होती है। खबरें जितनी होंगी उतने ही करंट अफेयर्स होंगे, आप इस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहिए। अनावश्यक करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं डाला जाएगा और आपका समय भी नहीं लिया जाएगा। हमारा मोटिव है कि 10 से लेकर के 15 मिनट के बीच में हम आपको नेशनल प्लस एमपी से पूरी तरह से क्या कर दें, अपडेट कर दें, सिर्फ उसी से जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर मुलाकात होती, करंट अफेयर शेयर करना नहीं भूलना है, आप सभी को पूरी जिम्मेदारी के साथ शेयर करना है। हमारी और आपकी मुलाकात होगी, तब तक ध्यान रखें, पढ़ाई जोरों से करके रखें। जय हिंद।